अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं हूं आपका प्रोफेसर कलीम सुमरो, बायो टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में। जैसा कि ये सिंथ टेक्स्ट बोर्ड में चैप्टर नंबर 22 है, तो चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर को देखते हैं, इसका कंटेंट देखते हैं, तो इसके कंटेंट में मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या आ जाते हैं आप ये देख सकते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और लास्ट में क्या है, म्यूटेशन। तो बायोलॉजी में ये जो है सेक्शन है, सेक्शन कौन सा सेक्शन है, सेक्शन है, इसको लिखेंगे। ये सेक्शन जो है वो बॉटनी का सेक्शन है, बॉटनी का सेक्शन है। कौन से क्लास की है, हम इसको लिखेंगे बॉटनी 2। तो ये चैप्टर के हिसाब से अगर देखें, बुक में जो लिखा हुआ उसमें है, ये है चैप्टर नंबर 22। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है क्रोमोसोम एंड डीएनए, क्रोमोसोम एंड डीएनए, ये चैप्टर का नाम है। तो प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कि क्रोमोसोम और डीएनए क्या होता है। ये आपकी इंटर क्लास है, इसका मतलब आप 9th 10th फर्स्ट ईयर में बखूबी इनके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा इसको जो है ब्रीफ में थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं कि क्रोमोसोम और डीएनए क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी क्या है, बायोलॉजी। ठीक है। बायोलॉजी जो है वो स्टडी है किसकी, कहते हैं कि बायोलॉजी स्टडी है किसकी, लाइफ की। और लाइफ जो है लाइफ जो है उसका जो यूनिट है वो क्या है, सेल। ठीक है। तो सेल के बाद आगे आ जाते हैं, सेल को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है वो सेल को कंट्रोल क्यों करता है, किसी वजह से, उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद है, तो हम उनको देखेंगे। तो हमें जो है वो नज़र आएगा क्रोमोसोम नज़र आएगा। ठीक है। तो क्रोमोसोम जैसे आपको पता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर नज़र आएगा मेटाफेज में। ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है हमेशा वो पेयर में होता है इस तरीके से। क्रोमोसोम एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, उसके बाद प्रोटीन होता है, उसके बाद थोड़ा सा आरएनए भी मौजूद होता है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो बेसिक चीज़ें हैं, इसे एक हमें कॉन्सेप्ट आ गया कि बायोलॉजी, भाई बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है। और लाइफ किस पे डिपेंड करती है, सेल पे, क्योंकि सेल जो है वो क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। लाइफ का यूनिट है, हमने पढ़ा है कौन कौन सा यूनिट है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल भी, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी। तो उस हिसाब से फिर सेल के अंदर अगर जाते हैं तो उसमें हमें जो कंट्रोलिंग यूनिट नज़र आता है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग यूनिट। कंट्रोलिंग यूनिट क्यों कंट्रोलिंग यूनिट बोलते हैं, इसलिए कि उसके अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो बने होते हैं डीएनए, प्रोटीन और आरएनए के। और जब हम डीएनए को देखते हैं, डीएनए के अंदर फिर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। डीएनए जो बना होता है वो क्या होता है, जीन्स से बना होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे शॉर्ट जो पॉट्स हैं, सेगमेंट हैं न्यूक्लियोटाइड के, उनको हम जो है वो क्या बोलते हैं, जीन्स। ठीक है। तो ये एक जो है कॉन्सेप्ट था जिससे हमें जो है आगे टॉपिक को समझने में आसानी हो। हमने ये जो क्रोमोसोम के बारे में आपको बताया, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन क्रोमोसोम जो है वो पहले जो इसकी पहली फॉर्म है होती है ना, वो होती है क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है। क्या होती है, क्रोमेटिन नेटवर्क। ये हम यहाँ पे एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क।
क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क आगे चल के क्रोमोसोम में तब्दील हो जाते हैं। कब तब्दील होते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमेटिन नेटवर्क चेंज इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन होगी तो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, फिर आगे चल के आसानी से वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे न्यू सेल्स में। तो इस चैप्टर में जो है हम पढ़ने जा रहे हैं क्या क्या आगे क्या होगा कि इसमें जो है हम पढ़ेंगे मेंडेलियन इमेजिनरी यूनिट्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? मेंडल ने अपने यूनिट्स को क्या क्या कहा था? फैक्टर्स। ठीक है, या उसने बोला था उसको एलिमेंट्स। और इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि मेंडेलियन इमेजिनरी यूनिट्स जो थे कौन से थे? मेंडल के इमेजिनरी यूनिट्स यानी फैक्टर्स या एलिमेंट्स। ठीक है, फैक्टर्स और एलिमेंट्स, इनका हम जो है वो पढ़ेंगे रिलेशनशिप। हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप विथ क्रोमोसोम। अभी हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन 1860 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया? प्रेजेंटेड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में उसने काम किया पी प्लांट पे उसने क्या किया? उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाई, उनकी क्रॉसिंग करवाने के बाद जितना भी वर्क था उसने 5 से 7 साल तक हाइब्रिडाइजेशन कराता रहा। वो सारा वर्क जो है उसने सबमिट करवाया। वहाँ की उस मुल्क की जो है वो जो सोसाइटी है, ये बर्न एक जो है वो सिटी है ऑस्ट्रिया का। तो बर्न की सोसाइटी थी, सोसाइटी ऑफ नेचुरल साइंस। 1860 में वो वर्क जो है वो क्या वहाँ पे सबमिट किया कि भाई मैंने ये साइंटिफिक एक जो है एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, आप प्लीज़ काइंडली इनको जो है चेक करें। तो क्या हुआ कि उन साइंटिस्ट ने उसके काम को देखने के बाद, उसको एग्जामिन करने के बाद उसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीज़ें थी जो उस टाइम वो राइज नहीं थी। तो इस तरीके से वो रीज़न कौन से थे? पहली रीज़न ये थी कि मेंडल ने जो काम किया था वो आइसोलेशन यानी अलहदा होकर किया था, अकेले किया था, अपने गार्डन में किया था, किसी सीनियर साइंटिस्ट से जो है वो कंसर्न नहीं किया था, उससे डिस्कशन नहीं की। दूसरी चीज़ थी कि उसके जो कॉन्सेप्ट थे वो कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं कि कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट थे। कौन सा कॉन्सेप्ट? जैसे डोमिनेंट और रेसेसिव वाला। जबकि उस वक्त जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो चल रहा था ब्लेंडिंग थ्योरी कॉन्सेप्ट। कौन सा? ब्लेंडिंग थ्योरी कॉन्सेप्ट। ये इसका ये डोमिनेंट और रेसेसिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अगेंस्ट प्रीवेलिंग बिलीफ। कौन सा बिलीफ? ब्लेंडिंग थ्योरी का। ब्लेंडिंग थ्योरी में ये है, इसको हम ऐसे बयान कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेड कलर का फ्लावर है, फ्लावर वाला प्लांट है, एक जो है वाइट वाला जो है वो फ्लावर वाला प्लांट है। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पिंक बनेगा। तो पिंक क्या है? एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है। तो इस तरीके से उन साइंटिस्ट का यही ख्याल था कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो ब्लेंड होता है। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि लिमिटेड एक्सपोजर। इसका जो रिसर्च वर्क था वो उसने एक छोटे से साइंटिफिक जर्नल में शाया करवाया था। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है वो मेंडल के अगेंस्ट में गई और उसका काम जो है वो नेग्लेक्टेड या इग्नोर्ड। आगे चल के फिर क्या हुआ कि 1900 में मेंडल वर्क रीडिस्कवर्ड। किसने रीडिस्कवर्ड किया? 3 साइंटिस्ट थे, हगो डी वराइस, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शिमबर्ग। तीनों जो है वो बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? वर्क इंडिपेंडेंटली इन गॉट द सेम रिजल्ट एज मेंडल। वही रिजल्ट जो है हासिल किया जो मेंडल ने दिया था। तो इस तरीके से ये चीज़ क्लियर हो गई कि मेंडल ने जो भी काम किया था वो सही था। इस तरीके से फिर
मेंडल को जो है वो कहा गया कि मेंडल द फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इसने जो है वो लॉज जो है वो पेश किए। इस तरीके से इसके अलावा कुछ और साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने क्रोमोसोम पे काम किया, जैसे एक था वाल्टर फ्लेमिंग, दूसरा था वाल्टर सटन, तीसरा था टी.एच. मॉर्गन और चौथा था थियोडर बोवेरी। इन सारों ने काम किया, क्या वर्क ऑन क्रोमोसोम पे काम किया, उसके स्ट्रक्चर पे, उसके नंबर पे एंड बिहेवियर पे ड्यूरिंग इनहेरिटेंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती गई। अच्छा दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो काइंडली आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हो। हम दूसरे लेक्चर में मिलते हैं, जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी। तब तक अल्लाह हाफिज़।